और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर देश की जनता इस बजट को कैसे देखती है और आखिर विपक्ष के नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया है, जो एनडीए के साथ रहते हुए बिहार में सरकार में हैं। उन्होंने क्या कहा है, ये सारी चीजें आपको सुनवाते हैं। बजट एज ए स्वागत योग है, ये होल स्वागत योग है, ये प्रगतिशील बजट है और हम समझते हैं कि जो किसानों के संदर्भ में बात कही गई है कि डबल इनकम MSP के बारे में जो सुरक्षा की बात की तो वो सारी बात आ रही है। फिर कॉरिडोर बनाने की बात आ रही है, चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, उसमें पैसा देने की बात आई है, वो है और हर तरह से ठीक है। लेकिन हम अपने कंटेक्स्ट में इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सी बातों को, बहुत से सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में लाने की बात की गई। सेक्टर सभी आ जाए, हमारी उसमें कोई चिंता नहीं है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन संविधान पर हमारा अधिकार है आरक्षण का, अगर सभी चीज़ चल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण का क्या होगा। सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। ये आम बजट जो है, इस आम बजट से देश का भला होने वाला नहीं है, ये दिख रहा है। इसलिए इस सरकार के रहते देश का भला होने वाला नहीं है और डबल इंजन की सरकार से बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं, तो 39 सांसद बिहार के कर क्या रहे हैं। इसलिए ये बजट गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है। केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और पिछले 5-6 वर्षों की तरह इस बार का भी बजट जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है। क्या लगता है ये बजट गरीब तबके के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए है। सोना सस्ता हुआ है और जो गरीब का या सबको, गरीब अमीर सबको ये यूज करने का चीज़ है। जैसे मोबाइल वो महंगा कर दिया गया है। ये मोदी जी का बजट उचित है। 75 वर्ष वाले को कोई इनकम टैक्स का नहीं देना है। 75 वर्ष वाले कितने % लोग हैं जो कि जीवित हैं। इसलिए ये बजट प्रधानमंत्री का गरीबों को मूर्ख बनाने वाला बजट है। हम लोग के ऊपर कोरोना का एक मार पड़ गया, जिसके कारण बजट में भी कोई फिलहाल कोई आगे का स्थिति उसी तरह नॉर्मल है जैसे पहले था बजट में। आज भी वही बजट में है, कुछ छूट नहीं दिया गया। मध्यम वर्ग लोगों को कोई छूट इसमें नहीं दिया गया है, बस जैसे पहले था वैसे ही है। बजट तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि गरीब लोग इसका मेन्यू नहीं फॉलो कर सकते हैं। चार्जर, मोबाइल वगैरह, क्योंकि हर एक मोबाइल एक ऐसा चीज़ है कि हर एक व्यक्ति के पास रहना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में ही उसका ज़रूरत पड़ता है। अगर मोबाइल महंगा हो जाए या चार्जर महंगा हो जाए तो कैसे हर एक व्यक्ति मतलब नेचुरली फैमिली फॉलो उसको कर सकता है। इसके कारण और अनाज वगैरह बिल्कुल ऐसा हो गया कि प्याज बिकता है सोने को। तो सुना आपने देश के अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया और साथ ही नेताओं की प्रतिक्रिया भी हमने सुनवाई। उम्मीद है सरोज सिंह जी और राकेश सिन्हा जी दोनों ने ये सुना होगा कि क्या कहते ये नेता नजर आए। सरोज सिंह जी, आपने सुना होगा कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि वो बजट जरूर प्रगतिशील है, लेकिन वो इस बजट को ठीक अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं मानते हैं। उसके पीछे की वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जब आप सब चीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप देंगे तो जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान है उसका क्या होगा। आदिवासी, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा को कैसे आरक्षण मिलेगा। वो तो आप ही के साथ है ना बिहार में। उन्होंने बजट पर सवाल खड़े कर दिए। और मृत्युंजय तिवारी तो ये कह रहे हैं कि बजट गरीब विरोधी है, देश के पूंजीपतियों के लिए। अब देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी को कुछ कहना है इसलिए अपना कह रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि यह बजट जो है, आप इसमें देखिएगा। मैं पहले जीतन राम मांझी जी पर जो आपने सवाल पूछा उस पर मैं जवाब दे दूं। उन्होंने क्या कहा है उस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि ये अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए जो है पढ़ाई के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर के लिए
सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने 35,000 ताकि वह भी पढ़ करके जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो है दलित हैं, आदिवासी हैं। अब आदिवासियों के लिए एकलव्य विद्यालय का जो निर्माण जो पूरे देश में 750 के आसपास हो रहा है, तो ताकि वो भी पढ़ लिख करके वो कंपटीशन में आए, शिक्षा के क्षेत्र में उनको अपग्रेड करके, और फिर ये जो है वो भी मार्केट में, बाजार में जो प्रतिस्पर्धा में शामिल हो, और स्पर्धा में शामिल होकर के कदम से कदम मिला करके और लोगों के साथ चले, तो उनको उनके लिए भी प्रावधान किया गया एजुकेशन में। मैं बता दूं, राकेश जी बोल रहे थे पिछले बार अरुणाचल की बात कर रहे थे। इन्होंने अरुणाचल में रोड सरकार नहीं बनाती थी बॉर्डर तक, कि चाइना अगर आया तो अगर रोड बना रहेगा तो सीधे आ जाएगा जी। तो और आज क्या हो रहा है, आज बॉर्डर तक रोड बन के तैयार है और भारत फ्रंट फुट पे खेल रहा है। वहां बॉर्डर पर हमारे जवान हैं, और आज चाइना, ये जिस तरह बात कर रहे थे, आज जो है चाइना की हिम्मत नहीं है 1 इंच जमीन उनको पीछे हटना पड़ा। जो इनके राज में हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा किया भारत का, और ये हमको नसीहत दे रहे हैं। सरोज जी, सवाल ये है कि सरोज जी, विरोध करना है। सरोज जी, भारत चीन के मुद्दे पर, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर आखिर कब तक आप लोग सवालों से बचते नजर आएंगे? सवाल तो बजट पर है ना, कि आपकी ही सरकार में आप ही की ही जो घटक दल है, हम पार्टी, वही इस बजट पर सवाल खड़े कर रही है कि वो इससे असंतुष्ट हैं। विपक्ष की तो बात ही छोड़ दिए सर। बजट पे सवाल खड़ा कर रहा है नहीं कर रहा वो विषय नहीं, बजट पर मैं अपनी बात रख रहा हूं ना। बजट पे मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो अभी बोल रहे थे कांग्रेस के मित्र कि किसान के लिए ये पूरे देश में आंदोलन किए हुए, मैं एक छोटी बात बता दूं कि 9 से लेकर 14 तक की सरकार जो यूपीए सरकार है, इसलिए 2,74,000 करोड़ एमएसपी पर खरीद किया। मोदी जी की सरकार ने 14 से लेकर 22 तक कि बजट जो है ये देश बेचने वाला, ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग। आज तक इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। बेचने वाला बजट है, कुछ किया नहीं है। भाजपा के उद्योगपतियों के लिए बजट है, देश बेचने वाला बजट है। देश बेच के नहीं तो राकेश सिन्हा मानेंगे तो आप भी ना कि आज जिस डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका शोरूम का शटर तो आप ही ने उठाया था, शुरुआत तो आप ही ने की थी। देखिए, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, जितना अभी सरोज सिंह जी ने जोर जोर से इंडिया, पाकिस्तान, चाइना बोला, ऐसा लगता है कि मोदी जी के पहले बॉर्डर पर सैनिक थे ही नहीं। जब से मोदी जी सत्ता में आए तभी से बॉर्डर पर सैनिक तैनात थे। तो मैं उस बातों पर जा नहीं रहा। आप देखें कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट यह कहता था कि बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए कम से कम चाहिए था, जिससे कि बैंक लोन देने में सक्षम हो सके। यह आरबीआई का एस्टेब्लिश रिपोर्ट है। और दिया कितना इन लोगों ने? 20,000 करोड़ रुपया, मतलब ऊंट के मुंह में गिरा। दूसरा यह है कि आप देखें एलआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी पर एफडीआई को बढ़ा करके इन लोगों ने क्या किया? 74% कर दिया एफडीआई पे। जब हम लोग रिटर्न पर एफडीआई करने जा रहे थे तो ये लोग पूरा संसद को ठप कर रहे थे, पूरा हाय तौबा मचा रहे थे। आज एलआईसी की स्थिति ये है कि 74% एफडीआई। फिर भी तो आपने एफडीआई बढ़ाया था ना, फिर भी तो आपकी सरकार ने एफडीआई बढ़ाई थी। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं कि 49%, जहां 49% था वहां इन लोगों ने बढ़ा के 74% कर दिया। सर्विस सेक्टर की स्थिति क्या हो गई? जबकि 95% जीडीपी जो है सर्विस सेक्टर से जाता है, उसकी स्थिति इन लोगों ने क्या कर दिया? इन लोगों ने तो ये काम बजट में करने का काम किया कि गरीबों के हाथों का, मध्यम वर्गीय के हाथों में इन लोगों ने पैसा तो दिया नहीं, बल्कि उनके साधनों को छीन करके अपने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। आज क्या है? बंदरगाह बेच दे रहे हैं ये लोग, ट्रांसपोर्ट बेच दे रहे हैं ये लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की
बुद्धि पे तरस आता है कि अरे भाई कभी दलगत नीति से ऊपर उठ करके इस देश के लिए सोचो। इस देश का मध्यम वर्गीय परिवार ने आपको वोट दिया है, जिसपे कि आप 4 बटन खोल के कहते हो कि हम सत्ता में हैं। वो सत्ता आपके पूंजीपति मित्रों के वोट से नहीं मिला है, वो सत्ता गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के वोटों से मिला है। और जब से सत्ता आपके हाथों में आई है, आप करते क्या रहे हो? मध्यम वर्गीय परिवार को आप रोड के किनारे ला करके फेंक देना चाहते हो। कोरोना काल की ये बात करते हैं, पूरा देश ने देखा है कि कोरोना काल में हमने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया। इनकी दूरदर्शिता रहित लॉकडाउन के कारण आज मजदूरों की स्थिति कितनी भयावह हो गई। पीठ पे बच्चा, गोद में बच्चा, सर पे गठरी लेकर के 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर मजदूर भाई चले। ठीक है सर, ठीक है, तो पड़ता नहीं, ठीक है। क्योंकि ये राकेश सिन्हा जी, कोरोना में किसने क्या किया ये हम सब ने देखा। कोरोना में किसने क्या किया हम सब ने देखा। बिहार में जिसके साथ आप महागठबंधन का हिस्सा है, उनके नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, कोरोना काल में वो दिल्ली में बैठकर ये कहते हैं कि बिहार में मजदूरों की और प्रवासियों की एंट्री नहीं दी जा रही है। वो दिल्ली से उठकर बिहार आने में उन्हें बड़ी देर लग गई थी। लेकिन सवाल सरोज जी यही है आपसे भी कि एक तरफ जहां किसानों के लिए आप ये कहते हैं, उन्हें राहत देने की बात कहते हैं, आप उनके लिए अलग से फंड बनाने की घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ डीजल पर 4% कृषि सेस लगा देते हैं। विरोधाभास नजर नहीं आता आपको? मैं बात बता दूं पहले, इनकी जो भाषण लंबा दे रहे थे 1 घंटे से, ये लोग बेसलेस बात करते हैं पहले ही कहा, लेकिन फिर भी इनकी बातों को मैं बता दूं। 2014 से लेकर 2019 तक, 2009 से लेकर 14 तक इन्होंने किसानों को, जो किसान के लिए आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये लोग 3,74,000 करोड़ रुपए का एमएसपी पर खरीद किया यूपीए सरकार ने। 9 से 14 तक हमने कितना किया? हमने 14 से 19 तक कितना खरीद किया? 8 लाख करोड़ रुपया किसानों से एमएसपी पर खरीद किया। इन्होंने पूरा यूपीए कार्यकाल में 750 करोड़ रुपया का दलहन खरीद किया एमएसपी पर। मोदी जी ने कितना किया? 50,000 करोड़ का किया। ये बात करते हैं किसानों का, गरीबों का। उतना देर से बहुत जबरदस्त जो है ना, आप जनता को देखिए। अच्छा, आप कागजों पर खरीद रहे हैं। आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा ना, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा ना, किसानों से पूछो। आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा ना, मैं तो आंकड़े के साथ 2 महीने से 50 ऊपर किसान क्या शहादत हो गए, शहीद हो गए। तो उनके लिए हम नहीं बहा, बहुत आदमी पर आप लंबा निशान दे रहे हो, फेंक दिया है। और अभी किसानों के लिए आप लोग करते हो। ठीक, एक करके बोलिए सरोज सिंह जी, राकेश सिन्हा जी, एक करके बोलिए, क्योंकि वैसे भी साउंड में बहुत ज्यादा इको आ रहा है। तो एक करके बोलिए कि जैसे हमारे दर्शक सभी शांतिपूर्वक तरीके से सुन सके, समझ सके आपकी बातों को। नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं इस तरह का बहस नहीं करता। अगर बीच में बोलेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, ये जब बोलेंगे मैं चुप रहूंगा। लेकिन जब मैं बोलूं, जनता को तय करना है। आवाज दबाने से तो कोई ज्यादा नहीं, कम बेसी नहीं हो जाएगा। जनता तय करेगी कि कौन, हम अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखें। अब बीच में चिल्लाने लगते हैं, ऐसे चिल्लाने लगता है कि इनके बेसलेस बात का कोई जवाब नहीं है इनके पास। इनका जो बेसलेस बात का हम क्या जवाब दें? अब मैं आपको बताऊं कि किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और एक बात मैं बता दूं, इनकी यहाँ सरकार है झारखंड में सरकार है। अब मैं बताता हूं आपको, कोरोना में इन्होंने क्या किया। ये भिंडोरा पीटते कि हमने कोरोना में ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। मैं बताता हूं इन्होंने क्या किया। झारखंड में केंद्र सरकार, आपने देखा होगा, पैकेज का ऐलान किया। मैं पैकेज की चर्चा का मैं विश्लेषण यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन केंद्र ने कहा कि जितने भी काम चल रहे थे, योजनाएं चल रही थी, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, हर क्षेत्रों में, बैंकों को भी हमने पैसा दिया, लोन के लिए पैसा दिया। 1 लाख करोड़ हमने तो इससे पहले ही दे दिया। 20,000 करोड़ तो भी दिए ही, वो तो अलग है। मैं बता रहा हूं आपको, जब हमने क्या किया कि भाई जो टेंडर डालते हैं, जो अर्नेस्ट मनी लगेगा वो नहीं लगेगा, जो पैसा कटा हुआ है, जो सिक्योरिटी मनी कटता है, उसको भी रिलीज कर दीजिए, ताकि उनको काम में आए। और काम, अगर काम बढ़ेगा तो मजदूरों को काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्होंने क्या किया? झारखंड में 1 साल बिजली बंद करके रखा।
ठीक है सरोज सिंह जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार भी चर्चा इसी पर करेंगे। और झारखंड में क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार है, तो सवाल लेंगे कि आखिर झारखंड की जनता को इस बजट से क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और सरकार क्या केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू करवाने में सफल होती दिखाई देगी। वक्त ब्रेक का।